हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आईएएस थिंक टैंक चैनल लेट्स कॉन्कर इट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हर चैप्टर के इंट्रो में बोलता हूँ, हर लेक्चर के इंट्रो में बोलता हूँ, मैं आपका फ्रेंड पार्थ आपके साथ लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत की सीरीज जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। और जितना हो सके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई सुझाव हो तो भी बताएं। हर टॉपिक की पीडीएफ और पीपीटी, ठीक है, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप आईएएस थिंक टैंक टेलीग्राम ग्रुप आईएएस थिंक टैंक में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है। और हो सके जितना तो गरीब तबके को चैनल का लिंक पहुंचाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी लोग मैं टेलीग्राम पे देखता हूँ रोबोट्स के ग्रुप में कि कई लोग हैं जिनको पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है, वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, हर कुछ यहाँ बताया जाएगा, ए टू जेड चीज का है। बस आपको टेस्ट सीरीज बाहर ज्वाइन करनी होगी। और अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो उसकी भी, वो भी यहीं पर आपको डील कर लिया जाएगा। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है कल हम प्री थी लेक्चर्स के, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। लंबा चैप्टर है, मे बी 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। एक लेक्चर कल हम दिए थे और हम आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तक पहुंच गए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। देखिए आर्टिकल 21A दैट इज राइट टू एजुकेशन, ये क्या कहता है कि हर इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट। स्टेट की ड्यूटी है कि वो 6 टू 14 ईयर्स ऑफ एज के बीच में सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे। ठीक है। और याद रखिएगा, ये प्रीलिम से बार बार पूछा जाता है, ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 to 14 एजुकेशन ईयर्स के बीच में जो एजुकेशन मिलना है बच्चों को, वो स्टेट का दायित्व है, ना कि हायर और टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है। ये किससे ऐड किया गया था? ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इसको ऐड किया गया था। अच्छा, इसी अमेंडमेंट एक्ट ने फंडामेंटल राइट में भी चेंज लाया, याद रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी चेंज लाया, आर्टिकल 45। क्या चेंज लाया? देखिए पहले आर्टिकल 45 था, ये 6 to 14 ईयर्स। अब उसको अमेंड करके कर दिया गया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, है ना, मतलब 0 से 6 साल के बीच में। और इसी को अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी 15A ऐड किया गया। ठीक है। ये, और वो क्या है? इट्स विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो समझिएगा कि एक ही अमेंडमेंट ने तीनों में अमेंडमेंट किया, दैट इज फंडामेंटल राइट डीपीएसपी आर्टिकल 45 एंड फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A को ऐड किया। तो मैंने कई बार देखा है विजन और फोरम वगैरह के टेस्ट में वो पूछते हैं कि 86 अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो उसने किन किन चीजों में चेंज किया, या यूं पूछते हैं कि जब राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ तो किन किन पार्ट में अमेंडमेंट हुआ। तो पार्ट 3 में अमेंडमेंट हुआ फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में हुआ डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड इसमें हुआ पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी में अमेंडमेंट हुआ। और इसी के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 गवर्नमेंट ने पास किया, इसी अमेंडमेंट के तहत। मतलब आप राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रोटेक्शन अरेस्ट डिटेंशन, ये है आर्टिकल 22। देखिए अब दो तरह के डिटेंशन होते हैं। एक होता है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब जो आप क्राइम किए हैं उसकी आप सजा भुगत रहे हैं, दोनों के अलग अलग प्रावधान है। और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपको आप ये हमें डर है कि आप कोई क्राइम कमिट कर देंगे, इसलिए आपको पहले ही जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है। अब आर्टिकल 22 हैज टू पास। पहले वही बात है, दो पार्ट है मैंने बताया। एक है जो डील करता है ऑर्डनरी लॉ के तहत जब आप अरेस्ट हुए, और एक होता है जब आप प्रिवेंटिव लॉ के तहत अरेस्ट हुए हैं। दोनों की बात करते हैं। जब आप ऑर्डनरी लॉ के तहत अरेस्ट हुए हैं तो आपके पास कुछ राइट्स हैं। क्या क्या राइट्स हैं? पहला राइट है कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म होना चाहिए, जिसको आप डिटेन किया जा रहा है उसको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर जुडिशियल कस्टडी में मजिस्ट्रेट नहीं भेजता है तो उसको उसी समय रिलीज करना होगा। और उसे पूरा हक है कि उसे राइट्स है कि वो किसी लीगल पिटिशनर के को यूज को का हेल्प ले सकता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कंसल्ट कर सकता है, ये सब उसे हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द अच्छा, ये सिर्फ एलियन, दिस इज नॉट अवेलेबल टू एलियन और अ पर्सन अरेस्ट और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ है जब आप ऑर्डनरी लॉ के तहत अरेस्ट हुए हैं, ऑर्डनरी लॉ के तहत अरेस्ट हुए हैं, ना कि प्रिवेंटिव। क्योंकि यही सब बारीक चीजों से तो प्रीलिम्स पूछता है, ना कि जब आप किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत ऐड हुआ है। दूसरी चीज, ये किसी भी फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हावेवर ये जो लॉ है ये किसी सिविल अरेस्ट या अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे टैक्स, इस सब में जब डिपोटेशन ऑफ एलियन, ये सब तहत जब अरेस्ट हो रहा है तो वो इसके तहत जो, तब ये चीजें कवर्ड नहीं है इसके तहत। ठीक है। ये सिर्फ क्रिमिनल नेचर ऑफ केस या क्वाजी क्रिमिनल नेचर ऑफ केस पे
अवेलेबल है। ठीक, जो सेकंड पार्ट है वो डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से। किससे? प्रिवेंटिव डिटेंशन से। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि आपको क्राइम करने से रोका जाए, और ये किसको अवेलेबल है? बोथ, याद रखिएगा, एलियंस को भी है, ठीक है, और सिटीजन को भी। तो समझिएगा, पहला जो था ऑर्डिनरी लॉ वो ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल था। ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन ये बोथ को अवेलेबल है, सिटीजन प्लस एलियंस। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या क्या है भाई? देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप मैक्सिमम 3 मंथ तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। अगर 3 मंथ से ज्यादा रखना है, ठीक है, तो एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी उस पे आपको बताएगी कि भाई इनको 3 मंथ से ज्यादा रखा जाए या ना रखा जाए। और उस कमेटी में मैं थोड़ी सी राइटिंग सुधारने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चे ने मेरे कहा था कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा, लेकिन राइटिंग बड़ी गंदी है, उसको मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। एक कमेटी है, ठीक है, एक कमेटी है, रहती है, जिसमें हाई कोर्ट जजेस होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि एक कमेटी होती है जिसमें हाई कोर्ट जजेस होते हैं, है ना। और वो जजेस ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई इनको इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें है कि उसे बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए। और भी कुछ कंडीशंस हैं कि 3 मंथ से ज्यादा करना है तो कमिटी के रिकमेंडेशन चाहिए। जो उसका ग्राउंड है डिटेंशन का, वो जो पर्सन डिटेन किया उसको बताना चाहिए, उसको बताना पड़ेगा। और उसको पूरा हक है अपना रिप्रेजेंटेशन करने का। इसके अलावा पार्लियामेंट को आर्टिकल 22 ये हक देता है कि वो बताए कि किस केस में, सर्कमस्टेंसेज एंड क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन कैन बी, किस केस में पर्सन को डिटेन किया जा सकता है, क्या मैक्सिमम पीरियड है, ये सब पार्लियामेंट को हक है को प्रिस्क्राइब करे कि किस केस में डिटेन किया जा सकता है, क्या टेन्योर टाइम पीरियड होना चाहिए उस डिटेंशन का, और क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें चेंज करने की कोशिश की और प्रिवेंटिव डिटेंशन को करने की कोशिश की 3 to 2 मंथ्स, लेकिन वो प्रोविजन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो हमारे लिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स तक ही जा सकता है। बोलिए, क्लियर है? अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक और वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो कानून है वो स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है ना। स्टेट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ उनको, पार्लियामेंट सिर्फ उन पे बना सकता है, किन पे? रिलेटेड टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। स्टेट बना सकता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड एसेंशियल कमोडिटी। ठीक है, समझिएगा। पार्लियामेंट जो है वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया उस पर बना सकता है। इन पर सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता है। और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सप्लाई, एसेंशियल सप्लाईज, इन पर स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं, ठीक है, वो हैं जैसे मीसा हो गया, कोफे पोसा हो गया, टाटा हो गया, पुट्टा हो गया, ये सब कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। इनसे इस बार एक सवाल था, जहां तक मुझे याद है, टाटा या पुट्टा किसी से सवाल था प्रीलिम्स 2023 में, है ना। मेरा ये गलत हो गया था, ये बिल्कुल कानून का नॉलेज होगा, और इसमें कई टीचर्स लोगों ने भी गलत सोल्यूशन दिए थे, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये लक्ष्मीकांत लिखता है कि इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास एक तरह का ऐसी ये कानून है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। दुनिया के बहुत ही कम देश के संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन की कानून है, और ये एक तरह का ड्रैकोनियन कानून है ना, जो कि आप कह सकते हो कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की ओर हमें ले जाता है। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को रोकता है। दो पार्ट है इसके, एक जो ट्रैफिकिंग को रोकता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, और दूसरा जो बेगारी को रोकता है, दैट इज फोर्स लेबर। बिना बेगारी उसे कहते हैं जहां आप काम कर रहे हैं और उसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। तो ये फोर्स लेबर दो चीज को रोकता है, फोर्स लेबर को रोकता है, ठीक है, जिसको बेगारी कहते हैं या बेगार कहते हैं, और दूसरा ये रोकता है जो इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकता है, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अच्छा, ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगता है, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं, ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन्स लगता है। और इसी को इम्प्लीमेंट, सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं था, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, उसको लाया गया है, ठीक है। और बेगारी को रोकने के लिए बॉन्डेड लेबर एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट और इस तरह के इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट, बहुत तरह की चीजें आई हुई हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, हाँ, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट कहाँ चला गया? एक सेकेंड, एक्सेप्शंस ये हैं, एक्सेप्शंस कहाँ गई? एक्सेप्शंस ये हैं कि भैया
स्टेट जो है वो कंपलसरी सर्विस के लिए लोगों को, कंपलसरी सर्विस के लिए, जैसे मिलिट्री का मानो बहुत बड़ा वार हो गया और उसमें मिलिट्री चाहिए, तो कंपलसरी सर्विस के लिए लोग को ला सकता है, और दैट इज एक्सेप्शन। उसमें आप नहीं रो सकते हैं जाकर के कोर्ट के अंदर कि हाँ भैया ये फोर्स लेबर का केस हो रहा है, तो स्टेट किसी सर्विस के लिए आपको कंपलसरी वो कर सकता है, ठीक है। जैसे कॉन्स्क्रिप्शन होता है कई देशों में, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ जरूरत पड़ने पर ऐसा किया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसमें स्टेट किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि हाँ इसी कास्ट के लोग जाएंगे, इसी धर्म के लोग जाएंगे, एंड सो। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24। ये चाइल्ड, आप कोड वर्ड से याद रखिए, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है। ये किस, हर तरह के चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करता है बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री। हाँ लेकिन आप जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो फैमिली इंटरप्राइजेस में अलाउ करता है उनको काम करने के लिए, है ना, और सिर्फ हजार्डस में काम करने से रोकता है। इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट। ठीक। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए, हर मैं आपको बताया सारे के सारे फंडामेंटल राइट सेल्फ एग्जीक्यूटिव नहीं है, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कई बार कानून बनाना पड़ता है। तो जैसे इमोरल ट्रैफिक एक्ट था, तो चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इससे रिलेटेड, है ना। और ये सब चीजें पुरानी हुई, सब जानने की ज्यादा नहीं है। अच्छा, एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005, जो चाइल्ड लेबर को देखता है कि चाइल्ड लेबर हजार्डस इंडस्ट्री में ना हो रहा हो, फैमिली इंटरप्राइजेस में हो रहा हो, या किसी चाइल्ड के हक नहीं मारे जा रहे हो, है ना, ये सब चीज देखता है। और ये एक एनसीपीसीआर एक्ट के तहत पाया गया है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यूपीएससी का फेवरेट चीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, है ना। तीन तरह के चीज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे यूपीएससी जो संविधान डायरेक्ट बना रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीएजी। स्टैट्यूटरी बॉडी जो कानून द्वारा बनाया गया है, जैसे सेबी, सेबी एक्ट के तहत बनाया गया है। एनसीपीसीआर, एनसीपीसीआर एक्ट के तहत बनाया गया है ना। और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो किसी से नहीं बनाया गया है, ना किसी कानून के तहत बनाया गया, ना ही संविधान में के तहत बनाया गया है। जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी का आप एग्जांपल ले सकते हो, अभी मेरे माइंड फ्लैश नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अभी आपको इसी चैप्टर के दौरान मेरे दिमाग में जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है ना, दैट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। नेक्स्ट, टोटल बैन ऑन चाइल्ड, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। वो आप जो लेटेस्ट है मैं आपको बता सकता हूँ, लेटेस्ट वो ये है कि 14 साल से नीचे के बच्चे किसी चीज हजार्डस इंडस्ट्री में नहीं काम कर सकते, लेकिन हाँ फैमिली इंटरप्राइजेस में उनको अलाउ कर दिया है काम करने के लिए। और वो सब चीजें करंट अफेयर में करेंगे, ये स्टैटिक पोर्शन जा रहा है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखिए क्या होता है सर, वो करंट अफेयर कहाँ कवर होगा, जब करंट अफेयर आएगा तो अपने आप कवर हो जाए, होते चला जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखिए आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तब होता है। तभी मैंने आपको प्रीमियम में बताया था कि ऑल्दो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सेकुलरिज्म ऐड किया गया था हमारे देश के संविधान में, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन था ये ऑलरेडी कई आर्टिकल्स के तहत इम्प्लिसिटली था, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, बट इम्प्लिसिटली, वो इम्प्लिसिट कहने वाला वो नोन था कि भाई इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है ना। क्या क्या आर्टिकल 25 कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कि आपका, आप गॉड से कैसा रिलेशन आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। राइट टू प्रोफेस, आप अपने, राइट टू प्रैक्टिस, आप अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। राइट टू प्रोफेस, आप अपने धर्म को बिना ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। राइट टू प्रोपागेट, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, देखते नहीं इस्कॉन वाले घूमते रहते हैं। हाँ लेकिन आप कन्वर्जन का राइट उसमें नहीं है, याद रखिए, यू हैव नो राइट टू कन्वर्जन फोर्सफुल और बाय गिविंग एनी क्रीड, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द एबव, अच्छा, लेकिन ये भी चीज है, ये एक्सेप्शंस है कि इन कानून को सब पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे मुझे आज भी याद है, ठीक है, संथारा संथारा करके एक टर्म होता है जो जैन में था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, जिसमें है कि फास्टिंग ऑन टू डेथ, आप मरना चाहते हैं तो आप फास्ट करते चले जाएं। ये एक रिलीजियस संथारा था, हाँ संथारा था, है ना, संथारा एक जैन्स में था कि फास्ट ऑन टू डेथ। तो ये एक रिलीजियस रिलीजियस डॉगमा था, आप कह सकते हो, जैनिज्म के अंदर। तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किया। तो आपको क्या है कि भैया हम अपने धर्म को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कर तो सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हक है कोर्ट को कि वो इंटरफेयर करके उसको रेगुलेट कर सके, या पार्लियामेंट रेगुलेट कर सके इन ऑर्डर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, डिग्निटी, हेल्थ, मोरालिटी एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा स्टेट किसी भी धर्म को रेगुलेट कर सकता है, एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल अदर सिमिलर एक्टिविटी, उस धर्म से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी को, जैसे मैंने आपको बताया संथारा को रेगुलेट कर सकता है। और
सोशल वेलफेयर के लिए उस धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे हिंदू टेम्पल्स के दरवाजे खोल दें हर जाति के लिए। पहले ऐसी कुप्रथा थी कि सिर्फ ऊंची जाति के लोग जो हैं वो मंदिर जाएंगे, नीची जाति के लोग को अलाउड नहीं किया था। अभी भी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में ऐसा चीज चल रहा है। पर हाँ, अब कोई कहे कि नहीं, सरकार कौन होता है हस्तक्षेप करने वाला, हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन मंदिर में जाएगा, कौन सी जाति नहीं जाएगी। तो यहाँ सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। और सरकार क्यों इंटरफेयर कर सकता है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, for promoting social welfare and also for regulating any financial political activities associated with the religion। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। जो हिंदू टर्म है वो इंक्लूड करता है सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट सभी को। ठीक है, और कृपान रखने का हक है, ये भी उसमें बताया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है दैट इज आर्टिकल 26। देखिए आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में क्या अंतर है? आर्टिकल 25 इंडिविजुअल को धार्मिक राइट्स देता है, इंडिविजुअल को धार्मिक राइट्स देता है। 26 जो होता है किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन समझते, जैसे हिंदू, मुस्लिम, आजकल रामकृष्ण, आर्य समाज, ये सब रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाते हैं, वो उनको हक देता है। ठीक है, ये इनको हक देता है और ये इंडिविजुअल्स को हक देता है। क्या हक देता है? हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को हक है कि वो अपने अफेयर्स को रेगुलेट कर सकता है। इट कैन मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, कैन एस्टेब्लिश इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, है ना, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है और रेगुलेट कर सकता है। ये सब उन्हें हक है। और वही चीज मैं आपको समझाया यहाँ पर दिया है, लेकिन ये भी रेगुलेटेड है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है, टेस्ट सीरीज में भी आप देख सकते हैं कि भैया रिलीजियस डिनोमिनेशन कौन बनाता है। तो सबसे पहली चीज, उनके पास एक यूनिक फेथ होनी चाहिए, किसी से मिलता जुलता नहीं, डॉक्ट्राइन कहिए, बिलीफ, सेट ऑफ बिलीफ कहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और एक अलग नाम से होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको वहां भटकाने के लिए कह दिया गया, अलग उनके पास ग्रंथ हो जाना, ये सब नहीं। इट इज शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स व्हिच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबीइंग। मतलब उनके पास पहली चीज बिलीफ्स की एक सेट होनी चाहिए जो यूनिक हो, दूसरे जैसी ना हो। दूसरी चीज कि एक उनके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और तीसरी चीज उनके पास एक यूनिक नेम होनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रामकृष्ण एंड जो भी है अनंत मार्ग रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन हिंदू रिलीजन। ठीक है, ये हमारे काम करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 25 देख लिया, 26 देख लिया, 27, 25 टू 28 रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्स। आपको कोई स्टेट, ठीक है, जो है फोर्स नहीं कर सकता है रिलीजियस प्रमोशन के लिए पैसे देने के लिए, एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट कि कोई भी स्टेट, जो स्टेट है वो पैसा जो है खर्च करने में, किसी धर्म को प्रमोशन करने में, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, मीन्स दैट इट कैन बी यूज फॉर प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन। जो पैसा है वो इक्वली सभी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरी चीज, वो आप ये इसके तहत ये प्रोहिबिटेड है कि किसी धर्म के प्रमोशन के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, किसी मंदिर के ट्रस्ट के मेंटेनेंस के लिए आपसे फी लिया जा सकता है। तो अगर फी जब चार्ज किया जाएगा तो यू कैन नॉट क्राई कि भैया आर्टिकल 27 का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे। एक बच्चे ने पूछा था सर कैसे पढ़ा करें, मेरा नोट्स सुनिए, मैं इसको पीडीएफ भी डाल देता हूँ। और माइक्रो नोट्स बनाइए। आपने भी देखा होगा बड़ा वायरल हो रहा है अनिमेश प्रधान का। ठीक है, वो निकल गया तो उनका वायरल है, मैं नहीं निकला तो मेरा वायरल नहीं है। मैं भी आपको अपने नोट्स की फोटो दे दूंगा, पर वो आप अपने बनाइए, मैं ये पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम में। यू हैव टू क्रिएट माइक्रो नोट्स। देखो माइक्रो नोट्स से ही चीजें याद रहेंगी। ठीक है, मेरे पास है माइक्रो नोट्स, इसका मैं आपको दिखाऊंगा, पर मैं उसको क्यों नहीं पोस्ट करूँ, कोई मतलब नहीं उसको पोस्ट करने का यार। नो इशू, आप पढ़ नहीं पाओगे और मेरे हिसाब से लिखा हुआ। आप अपने माइक्रो नोट्स पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए मैं यहाँ हर कुछ पढ़ा रहा हूँ। देखो लक्ष्मी ने इंपॉर्टेंट हर पॉइंट मेरे पास है। नेक्स्ट आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस प्रोसेशन या इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। अब देखिए कई तरह के स्कूल होते हैं, एक जो स्टेट के द्वारा टोटली मैनेज किए जा रहे हैं, ठीक है, वो मेंटेन किए जा रहे हैं, उसमें आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। दूसरा कि स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं, पर इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट या एंडाउमेंट, उसमें आप जो है परमिटेड है, दे सकते हैं। और तीसरा है कि स्टेट द्वारा कोई उसे पैसे नहीं दिया जा रहा, लेकिन स्टेट उसको रिकॉग्नाइज किया है। और चौथा है जो स्टेट से एड मदद ले रहा है, इसमें आप वॉलेंट्री बेसिस पे, ठीक है, मतलब कि अगर जिसको इच्छा है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता है। पहले में कोई वॉलेंट्री नहीं, बिल्कुल भी नहीं आप दे सकते हैं। और दूसरे में अगर वो ट्रस्ट के तहत है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, याद रखने का, इस पर सवाल पूछते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29। देखिए आर्टिकल 29, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये सिर्फ माइनॉरिटी को है, बट ये अवेलेबल टू ऑल है, अवेलेबल टू ऑल।
मतलब टू मेजॉरिटी एज वेल एज टू माइनॉरिटी, ठीक है, दोनों को अवेलेबल है। ये कुछ नहीं, इसने माइनॉरिटी टर्म यूज ही नहीं किया। ये कहता है आर्टिकल 29 उन सब तमाम सिटीजन को ये हक देता है कि वो अपना जिनका डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट और कल्चर है उसको वो मेंटेन कर सकते हैं, बस बात करना। वो कभी नहीं कहता कि सिर्फ माइनॉरिटी मेंटेन कर सकते, कोई भी एक डिनोमिनेशन है, चाहे वो कोई भी एक आप कहें ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका अपना स्क्रिप्ट है, अपने स्क्रिप्चर्स हैं, अपने कल्चर है, लैंग्वेज है, वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी, ठीक है। और further, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by state out of funds, ठीक है। ये कहता है कि कोई भी सिटीजन हो उसको एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता है ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या स्टेट फंड पे से पैसे ले रहा है। उस पे आप रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के तहत वो नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, स्टेट एड से भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, स्टेट एड ले रहा है, जामिया है स्टेट एड ले रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो तो हिंदू को रोक सकते हैं, भर भर के हिंदू हैं, टॉपर भी हिंदू हैं, ठीक है। दो फैकल्टी एंड ऑल में जनरली मुस्लिम्स हैं, लेकिन मेरे कई दोस्त रहे हैं एनआईटी इलाहाबाद में जो वहाँ से पढ़ मतलब वहाँ से एसोसिएटेड रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वही ये कह रहा है कि चूंकि स्टेट फंड लेते हैं तो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक। और ये जो है ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी दोनों के अवेलेबल है। रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है, जैसे मुस्लिम, सिख है ना, सिख तो ऐसे हिंदू की टर्म अंदर आता है संविधान में, लेकिन मुस्लिम्स हैं और आपको क्रिश्चियंस हैं, एंग्लो इंडियंस है, दीज आर रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो कम कम भाषा बोलने वाले, जैसे कि बहुत तरह तरह छोटे छोटे जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है ना, बोडो लैंग्वेज, इस तरह के बोलने वाले लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होते हैं। ये दोनों के अवेलेबल है। और मैं फिर वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं, मेजोरिटी को भी अवेलेबल है, याद रखिएगा, ठीक। आर्टिकल 20 ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों के अवेलेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 देखिए क्या कहता है, ये भी उससे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है। ये है राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि ये ओनली माइनॉरिटी को अवेलेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को अवेलेबल है। अंतर समझिएगा, ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। 29 माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों को अवेलेबल है, और जो ये है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को अवेलेबल है। क्या कहता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को पूरा हक है कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए और उसको रेगुलेट करे और मैनेज करे, ठीक है। एक सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय मानो स्टेट किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, ठीक है, तो जो कंपनसेशन उसको दिया जाता है, ठीक है, वो ये उसके फंडामेंटल राइट को बिल्कुल भी नहीं आपको वायलेट करता है। कहने का मतलब ये समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पढ़िए पहले लाइन को। द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट गारंटेड टू देम। दिस प्रोविजन वाज 44th अमेंडमेंट एक्ट। द एक्ट डिटेल्स द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल। समझिएगा, अब स्टेट को जरूरत पड़े, मान लो कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर से पुल बनाना है, स्टेट उसके उतना से जमीन को एक्वायर कर रहा है, उसके बदले उसको कंपनसेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कोई दौड़ के जा सकता है, ठीक है, कहीं नहीं कोई एक तरह का एक्सेप्शन हो गया, जा दौड़ के जा सकता है कि भैया हमारे आर्टिकल 29 का, ठीक है, हनन हो रहा है, ठीक है, बोलो क्लियर है। और स्टेट जो पोर्शन ले रहा है, स्टेट जो एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टी को, कहीं भी उसके आर्टिकल 29 को डिमीन नहीं करना चाहिए। हाँ, एक और चीज, जब एड देता है ग्रांट, जैसे मानो कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो स्टेट वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वही चीज, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी तीन तरह के हैं, एक जो पूरा पूरा स्टेट पे डिपेंडेंट है, एक जो सिर्फ स्टेट से रिकॉग्निशन लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, और जो ना स्टेट से रेगुलेशन से पैसा लेते हैं, ना उससे किसी प्रकार का रिकॉग्निशन लेते हैं। अब देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोल्ड में मैंने किया है, जो पहले और दूसरे तरह के हैं, है ना, वो उन्हें अब चूंकि स्टेट पैसा दे रहा है तो उसे रेगुलेट करेगा, दूसरे में स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है तो रेगुलेट करेगा, ठीक है। तीसरे को स्टेट रेगुलेट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, अब उसमें टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, टैक्स लॉ क्या है, उसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, लेबर लॉज प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं, एंड सो ऑन। ओवरऑल, ठीक है, स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सब्जेक्ट टू कि वहाँ टैक्स लॉ, लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सब चीजें फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है
ये ध्यान रखिएगा, बाबा साहब के स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो बाकी आर्टिकल बेकार हो जाएंगे, ठीक है। इट इज अ वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बाबा साहब ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा, नोबल फीचर किसे कहा, तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर वाले जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका हनन हो रहा है, उनका वायलेशन हो रहा है, तो यही है जो आपको हक देता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। आर्टिकल 26 आप 226 आपको हक देता है कि आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन 32 हक देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं। ये अलग बात है कि कौन सा केस है, मैं आपको मेंस का लेक्चर बताऊंगा। चंद्र कुमार केस जहां तक मुझे याद है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां हाई कोर्ट पहले अवेलेबल है रेमेडीज के लिए, वहां पहले लोग हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो देखिए, कागजी बात कुछ और होती है, रियल लाइफ कुछ होता है। आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो एंटरटेन करेगा, डांट के बजाय जब भागो यहाँ से, बोला कि जाओ पहले हाई कोर्ट में रेमेडी लो, वहां से हारोगे, वहां दिक्कत होगी तो यहाँ आना, ठीक है। हालांकि अगर बाबा साहब की भाषा में जाने तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यही सोचा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 है, ताकि आपके अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो डायरेक्टली विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 5 तरह के रिट्स जारी कर सकता है। तो आपसे पूछा जाता है मेन से, व्हाट डू मीन बाय रिट्स? तो रिट्स आर काइंड ऑफ ऑर्डर्स, काइंड्स ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स इशूड बाय द ऑनरेबल कोर्ट टू रीस्टोर और अपहेल्ड द और टू मेंटेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, सिंपल आंसर दिया करिए जो समझने लायक हो। पार्लियामेंट एम्पावर्ड है, आर्टिकल 226 से कहता है, तो हाईकोर्ट भी एम्पावर्ड है ना। अच्छा, ये इवन इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं हो सकता है। द राइट टू द मूव to the Supreme Court shall not be suspended except as otherwise provided by the Constitution. Thus, the Constitution provides that President can suspend the right to move any court for the enforcement of order during a national emergency. Sorry, देखिए, ये ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, सॉरी मैं गलती से ये बोल गया, उल्टा बोल गया। ऑर्डिनरी सिचुएशंस में आर्टिकल 32 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है जब तक उसे संविधान ना प्रोवाइड करे। और संविधान क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 352 के तहत। इट इज दस क्लियर दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड गारंटीड ऑफ। एक बार ये आया था प्रीलिम्स 2016 में, सवाल काफी डिबेटेबल था, हु इज द गारंटर और द चीफ डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। बहुत क्लोज ऑप्शंस थे, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट इज द चीफ डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। लोग कई लोग प्रेसिडेंट कर दिए थे, इट्स सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, फिर कह रहा हूं, आप आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ उन्हीं राइट्स के लिए जा सकते हैं जो पार्ट 3 में मेंशन है, और अदर राइट्स के लिए वो लीगल राइट है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, अगर उसका हनन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, तो वो लीगल राइट है, वो ऑर्डिनरी लॉ के वायलेशन की तरह ट्रीट की जाएगी। रेमेडीज हैं, बट वो रेमेडीज अंदर आर्टिकल 32 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, जो मैंने आपको बात बताया वही बात है कि एक पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आ सकते हैं, लेकिन अगर जहां आपको अवेलेबल है, किसका, जहां आपको अवेलेबल है हाई कोर्ट, वहां आप हाई कोर्ट जाए, ठीक है। तो देखिए, मैं कल लेक्चर लंबा हो गया था, आज का लेक्चर मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ, है ना। और देखिए, अब हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है फंडामेंटल राइट, देखिए लंबा चैप्टर है और एक एक पॉइंट को समझा के निकलना है, ठीक है। तो अब देखिए, ज़्यादा हमारा नहीं बच रहा है, ये हम रीड्स आर्टिकल 32 के अंदर एक एक रीड्स को देखेंगे, फिर आर्म फोर्सेस का देखेंगे, दैट इज आर्टिकल 33 34, और फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल 35 देख लेंगे, जो कि हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी का प्रेजेंट पोजीशन देख लेंगे, है ना, और कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, ब्रॉडर एक्सेप्शंस हैं, वो देख लेंगे, ठीक है। और देन इट इज गोइंग टू बी एंडेड, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत बढ़िया, कल ये श्योर कल के लेक्चर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर टीपीएस पे आएगा एंड सोन हम लोग बढ़ते रहेंगे। देखिए, हमारा टारगेट क्या है, मैं आपको थोड़ा ब्रॉडली बता दूं, जो प्लानिंग है कि जून 30 तक पॉलिटी खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग प्री एंड मेंस, है ना, प्री एंड मेंस जून 30 तक खत्म हो जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज कि सेकंड चीज कि देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि इसको सेपरेट करूंगा। सेपरेट क्या करूंगा, अभी मैं सिर्फ प्री प्री खींच रहा हूँ, है ना। जैसे इस बार का प्रीलिम्स निपटता है 16 जून को, एक आध दिन बच्चे रंगा, उसके बाद मैं मेंस पढ़ाना शुरू करूँ सर्टेन टॉपिक्स जो करंट अफेयर से लिंक्ड है, ताकि इस बार के मेंस के बच्चों को मदद करे और फ्यूचर के लिए भी होगा, ठीक। तो वो कंबाइंड हो जाएगा उसमें।
सेकंड चीज, इसके बाद फिर मैं इकोनॉमिक्स लेके आऊंगा जुलाई के महीने में, है ना, जुलाई में इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूंगा। फिर ज्योग्राफी जीएस कंप्लीट करूंगा अगस्त में, ठीक। फिर आर्ट एंड कल्चर लास्ट में लेके आऊंगा ताकि अगले साल आपको याद रहे। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट कंप्लीट करूंगा सितंबर में। फिर इन्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर हम एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा अक्टूबर में। फिर इथिक्स नवंबर में, एंड सो ऑन। फिर हम आगे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल, छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सर मेंस का क्या होगा देखिए, जो हम प्री पढ़ा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं मेंस भी इंटीग्रेटेड है, लेकिन स्पेशली फोकस्ड मेंस फोकस्ड लेक्चर्स आएंगे एक बार 16 जून को। प्रीलिम्स लोग को कर लेने दीजिए, उसका स्पेशली फोकस्ड मेंस के मैं लेक्चर लेकर के आऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर से छांट के जो चीज कंटिन्यूअस न्यूज में आ रही है उठाओ और उसको बताओ, वो पॉलिटी में भी हर टॉपिक में तो वो मिलेगा। इसके अलावा करंट अफेयर डेली का पॉसिबल नहीं हो रहा था जॉब के साथ, तो मैं आपको एक महीने पहले का पढ़ाऊंगा मंथली करंट अफेयर। जैसे कहा गया ये, यहाँ देखिए, हाँ, एक मंथ पहले का पढ़ाऊंगा। जैसे कि ये जून स्टार्ट हो गया है तो इसमें मैं मेगा करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो देखिए लेक्चर्स कुछ इस तरह से आएंगे, जीएस के लेक्चर्स डेली आएंगे, है ना, ऑप्शनल एंड करंट अफेयर मंथली, ये ऑल्टरनेट आएंगे। और एक बार 16 जून बीत जाए, प्रीलिम्स बीत जाए, उसके बाद डेली 3 लेक्चर, एक ये इनमें से एक, और एक लेक्चर आएगा मेंस फोकस्ड, है ना। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं फिर। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल आई एस थिंक टैंक से, और वहाँ पे डीपीपी अवेलेबल है, डीपीपी ले डाउनलोड कर ले, और हर चैप्टर के जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ डीपीपी बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाते चलें, ठीक है। साथ में मैं कह सकता हूँ विजन के आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, सबसे अप्रोप्रिएट टेस्ट सीरीज है मार्केट में, नाम नहीं लूंगा, बाकी के तो बहुत बेकार से भी रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। और वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव बनाते रहे। सेक्शनल ले लीजिए, नया का वेट मत करिए, पिछले साल का ले लीजिए, सेक्शनल ज़्यादा नहीं बदलता, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल, बाय बाय।